वेलकम बैक बाय यूट्यूब चैनल। हम आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जो ये वीडियो है ये KVS PRT के लिए रेफ़र की जाती है, क्योंकि ये बाइलिंगुअल बुक थी। ये सर की रोहित वैद्वान सर हैं, इनकी जो मास्टर बुक थी। इनके जो आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 300 MCQ क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन है यहाँ पर? 300 MCQ क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को हम इस वाली वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखें, इस वाली वीडियो में ओनली मैंने 15 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। कितने क्वेश्चन अटेंड करे हैं? 15 क्वेश्चन अटेंड करे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि आपने 15 क्वेश्चन क्यों अटेंड करे हैं? मैं इसलिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मतलब अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो हम अगली वीडियो मेरी बनेगी वो मेरे उस वाले में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, अप्रॉक्स 285 क्वेश्चन बचेंगे, तो उन क्वेश्चनों को मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम लेके जरूर आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, जो आपके डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वर्ड। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? देखो, हम इस क्वेश्चन को, जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि इसका ये ऑप्शन है या फिर ये है। इसमें हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ है वो ज़्यादा है और समय कम है, तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट तुम्हें मिल सके। तो इसका राइट आंसर है, आपके डिस्प्ले पर है, वो ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। ज्ञान में क्या कह रहा है? ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? ये भैया क्या है? शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। क्या? अगर इंग्लिश में बात करें तो मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। आगे वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से है कि इन अ इफेक्टिव क्लासरूम, जब हमारी इफेक्टिव क्लासरूम कब होगी? आपको सोचिए, एक प्रभावी कक्षा कब होगी? बताइए, एक प्रभावी कक्षा कब हो सकती है? तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी है। क्या है राइट आंसर? सी है। द चिल्ड्रन लुक अप टू द टीचर्स फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलेट। यहाँ पर एक फैसिलेट वर्ड आया हुआ है, इस वजह से है, जो फैसिलेटर होंगे। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय से आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, स्पेशली गर्ल्स, डू हाउस होल्ड कोर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल्स एंड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल। व्हाट डू यू थिंक अ टीचर शुड डू रिगार्डिंग होमवर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट? अब जरा इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पहला दे रखा है। ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका सी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। तो सी ऑप्शन में क्या कह रखा है? ये कह रखा है द टीचर शुड गिव होमवर्क, ये वाला, द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्टेड दैट द लर्निंग एट स्कूल टू। ठीक है। अगर इसी ऑप्शन की अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इस प्रकार से है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। देखो, घरेलू जीवन से बात जोड़ने की बात करी गई है,
तो कोई ऐसा दीजिए जो डोमेस्टिक या घरेलू या फिर समाज से रिलेवेंट हो, उन चीज़ों को होमवर्क देने की बात करी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा यहीं पर है, ये है सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है। देखो क्रिएटिविटी क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है। इसका आंसर कौन सा सही है, ए सही है। इसका मतलब ये दे रखा है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। मतलब कैसे होने चाहिए, हिंदी में बात करते हैं तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है भैया। ठीक है, कहने का मतलब ये यहाँ पर दे रखो डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन भी होते हैं। मतलब एक चीज़ के अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन देख लेना, एक चीज़ के अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन देख लेना क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाती है। अब जैसे मतलब मान लीजिए कि इसको और तरीके से भी समझा सकते हैं कि कोई बच्चा है, उसने कहा कि मुझे स्कूल जाना है। तो आपने कहा कि हम साइकिल से जा सकते हैं, तो उसने कहा कि साइकिल से भी जा सकते हैं, स्कूटर से भी जा सकते हैं और वाहनों से भी जा सकते हैं। तो एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज़ को अलग अलग तरीके से समझ लेना, वही कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है वो देख लीजिए भैया क्या है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसबिलिटीज, मतलब अधिगम असक्तता वाले, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। गला खराब हो रखा है इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों को वर्डों में भ्रम होता है। देखो जब एक समान जैसे वर्ड दिखाई दे, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को नहीं समझ, डिसेबिलिटी वर्ड का यूज किया गया। डिसेबिलिटी मतलब हो गया अधिगम असक्तता वाले। तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को एक समान दिखने वाले अक्षरों को, उसमें क्या हो जाएगा, वर्डों में भ्रम हो जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, हैव कन्फ्यूजन बिटवीन, किस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, लेटर एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक लाइक, मतलब एक जैसे नज़र आने लगते हैं। तो इस चीज़ में उनको प्रॉब्लम होती है। इसी चीज़ को कहते हैं अधिगम असक्तता वाले। क्या कहते हैं इसे हम, अधिगम असक्तता वाले कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन मेरा इधर होगा, इस तरफ जाके अगला क्वेश्चन होगा मेरा, अगला क्वेश्चन इधर होगा। तो अगले क्वेश्चन पे बात करें तो 6 वाला मेरा क्वेश्चन है। देखिए 6 वाले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ये क्या कह रहा है, जब व्यक्तियों के लिए समझ या फिर सीखना, समझना या फिर सीखना अपमानजनक हो जाता है और ये उन्हें महत्वहीन और बेकार लगता है, इसलिए शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। देखो इस वाली बुक में ये एक प्रॉब्लम सी है कि जो इसकी हिंदी है तो थोड़ा सा ऊँट पटांग टाइप की दे रखी है, मतलब काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ इसमें ये चीज़ है या क्या कह रखा है। इंग्लिश में बात करते हैं, टू इंड्रोडेक्टोरिनेट, अजीब सा ही वर्ड है ये तो। ठीक है, इंडोक्ट्रिनेट इज बीइंग disrespectful to people and is to consider them unimportant and unless hence duty of the teachers is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है करेक्ट ऑप्शन। मतलब अच्छे और बुरे तर्क के बीच अंतर को समझना, मतलब टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड रीजन्स, वही ये कहलाता है। क्या कहलाता है, जरा फिर से एक बार पढ़ देते हैं ऑप्शन को। जब व्यक्तियों के लिए समझना या फिर सीखना अपमानजनक हो जाता है, यह उन्हें महत्वहीन और बेकार लगता है, इसलिए शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अच्छे और बुरे तर्क के बीच अंतर को समझना जरूरी होता है वहाँ पर। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है, 7 वाला क्वेश्चन आता है। 7 वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, बताइए अधिगम का प्रभावी तरीका कौन सा है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, डी है, इसका अनुभव है। क्या है, अनुभव, एक्सपीरियंस है। अगला क्वेश्चन मेरा 8वां आता है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक शिक्षक को क्या कहते हैं। आप एक शिक्षक को क्या कहते हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने का निर्णय लेता है। निर्णय लेता है। आप एक शिक्षक को क्या कहते हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने का निर्णय लेता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, जिसका मतलब होता है एक सिस्टमिस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 9 आता है। 9 क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है, बताइए कैसे मदद करता है। आगे इसके ऑप्शन यहाँ होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्या है, बी फॉर बॉम्बे। मतलब यह छात्रों को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए कि क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका आ गया है, मूल्यांकन में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसमें मदद करता है। मतलब इन असेसमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हेल्प्स इन, बताइए 10वें का क्या ऑप्शन होगा। तो 10वें का बी है, ये है मूल्यांकन के उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन। मतलब रिवॉल्यूशंस ऑफ टूल्स ऑफ असेसमेंट, रिवॉल्यूशंस ऑफ टूल्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसमें मदद करता है, भैया मूल्यांकन के उपकरणों का मूल्यांकन में करता है, पुनर्मूल्यांकन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां आ गया मेरा। 11वां क्वेश्चन क्या है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ही मैं आगे लेके आऊँगा 285 क्वेश्चन का मैं सेट पूरा का पूरा एक साथ ही लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो अगले 11वें क्वेश्चन पे देखते हैं। ज्ञान का संगठित निकाय जो एक व्यक्ति किस श्रेणी के अंतर्गत उपार्जित करता है, बताइए 11वें का है सी ऑप्शन। क्या है, सी, मतलब शाब्दिक जानकारी। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई शिक्षार्थी जिज्ञासु है तो वह क्या करेगा। इफ अ लर्नर इज क्यूरियस देन ही विल, बताइए। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वह अधिगम का आनंद लेगा। भैया अधिगम का आनंद तो लेगा ही लेगा, ऑप्शन बिल्कुल ये भी सही है। अधिगम एक साहसिक कार्य बन जाएगा, साहसिक कार्य भी बन जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं ऊपर। गला खराब है मेरा, इस वजह से बार बार खांसी आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है आपका, आप इसे और अधिक करेंगे। इसका राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 13वां क्वेश्चन मेरा आता है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड, अभिप्रेरणा किसके पीछे प्रेरक बल है, बताइए। 13 का क्या होगा, 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग, अधिगम। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है 14 वाला, अंतर्व्यक्तिगत होना चाहिए, चलो जो भी है। शिक्षार्थी वह व्यक्ति है जो डैश से सीखता है।
इंग्लिश में बात करते हैं तो द इंटरपर्सनल लर्नर इज समवन, इंटरपर्सनल लर्नर इज समवन हु लर्न्स बाई, किससे लर्न करता है भैया बताइए। तो इसका ए ऑप्शन सही है, दूसरों से संबंधित, रिलेटिंग टू अदर, इंट्रा पर्सन मतलब दूसरों से सीखेगा भैया, सीधी सी बात है। 15वां क्वेश्चन है मेरा कि कौशल का अधिकार शिक्षण व्यवसाय की एक आवश्यक विशेषता है, क्यों? कौशल का अधिकार शिक्षण व्यवसाय की एक आवश्यक विशेषता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो सारे के सारे हैं इस ऑप्शन में नहीं है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन 16वां है। वैसे मैंने 15 क्वेश्चन की कही थी, मैं करवा देता हूँ चलो इसको भी। पीटीए किसी भी विद्यालय और संगठन के लिए क्यों उपयोगी है? पीटीए क्यों जरूरी है बताइए, क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है कि विद्यालय कार्य पद्धति में सुधार के लिए अभिभावक शामिल होते हैं, इसलिए ज़रूरी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे 16 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे पूरे के पूरे 285 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 285 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ऐसे में पूरे के पूरे कंप्लीट करा दूंगा। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अभी तक आपने देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।